हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग मादा जनन तंत्र के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टडी करने वाले हैं अंडवाहिनी का यानी फैलोपियन ट्यूब का। याद रखिएगा, ये टॉपिक जो चल रहा है मैंने बताया था इसके 3 वीडियोस लगभग बन सकते हैं, 2 से 3 वीडियोस बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। मादा जनन तंत्र का ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसमें हमें डिटेल पढ़ना है, तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसलिए मैं वन करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए, हम लोगों ने अभी पहला वीडियो के माध्यम से यानी कि मादा जनन तंत्र का जो पहला वीडियो बना था उसमें हम लोगों ने प्राथमिक जननांग पढ़ा था। प्राथमिक जननांग अर्थात अंडाशय यानी ओवरी के बारे में। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से द्वितीयक जननांग के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब हमारा हेडिंग बनेगा द्वितीयक जननांग यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, कैपिटल बी करके बनाइएगा आप, द्वितीयक जननांग यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए, लिखना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम इसमें 1-2 नाम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझाने में, आपको बताने में आसानी हो। ये फिम्बरी है, ये आपका इन फंडिबुलम। पिछले वीडियो में मैंने ये सब नाम लिखा था, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। इसका नाम है एम्पुला, इस पॉइंट का नाम है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन और इस पॉइंट का नाम है इस्थमस। तो इसके अलावा ये आपका क्या है, यूटेरस कैविटी है, ये सर्विक्स है। अच्छा, इसके अलावा ये वेजाइना है। अच्छा, तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं। हमारा हेडिंग बना हुआ है द्वितीयक जननांग यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हमें लिखना कैसे है वो ध्यान से सुनिएगा। मादा जनन तंत्र में अंडाशय को छोड़ करके यानी ओवरी को छोड़ करके, लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। हेडिंग के अंतर्गत द्वितीयक जननांग के अंतर्गत लिखना क्या है, मादा जनन तंत्र में अंडाशय को छोड़कर से सभी जननांग द्वितीयक जननांग कहलाते हैं। ये आपको लिखना होगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपांग आते हैं। जैसे पहले क्या आएगा, अंडवाहिनी आएगी, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। दूसरा आपका आएगा यूटेरस। तीसरा हेडिंग बनेगा सर्विक्स एंड फोर्थ हेडिंग बनेगा वेजाइना। यानी कि हमें द्वितीयक जननांग के अंतर्गत अभी 4 हेडिंग को और क्लियर करना है। याद रखिएगा, इन चारों हेडिंग्स जब क्लियर कर लेंगे तो हमारा एक प्रश्न कंप्लीट होगा, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक लिखा कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंडाशय को छोड़ करके शेष सभी जननांग द्वितीयक जननांग कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपांग आते हैं। इतना लिखने के बाद 1 2 3 4 करके आप अंडवाहिनी लिख देंगे। ये हो गया आपका गर्भाशय, ये क्या है गर्भाशय, ठीक है। इसके अलावा क्या आप लिखेंगे, सर्विक्स को सर्विक्स या ग्रीवा भाग लिख सकते हैं, ग्रीवा भाग लिख सकते हैं। और वेजाइना को आप व्यूरी लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप एक हेडिंग बनाएंगे, पहला हेडिंग बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। हमारा हेडिंग बनेगा अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। चलिए, तो फैलोपियन ट्यूब है क्या उसके बारे में देखते हैं। तो ये फीमेल पार्ट बना हुआ है, फीमेल सिस्टम बना हुआ है।
और फीमेल सिस्टम में ये जो वेजाइना मैंने लिखा है, इस वेजाइना को छोड़ करके शेष जो भी नाम लिखे गए हैं, ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेंगे? बाहर से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये सभी क्या है? इंटरनल जेनाइटेलिया है, यानी आंतरिक जननांग है। सो ये सारी चीजें अंदर पाए जाएंगे, उदरी भाग में, पेट वाले रीजन में, नाभि के हल्का सा नीचे, दोनों तरफ ये चीजें पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हाथ जैसा, ये इसकी भुजा जैसी जो रचना है, इसी को हम लोग अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। सो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा हेडिंग बना हुआ है अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। लिखना कैसे वो ध्यान सुनिएगा। मादा जनन तंत्र में गर्भाशय के दोनों ओर, देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर क्या है? यूटेरस लिखा हुआ है, गर्भाशय है, और इसी गर्भाशय के ऊपरी हिस्से से, इस भाग से एक इधर और एक साइड में इधर, इधर भी निकला रहेगा, मैंने बनाया नहीं है, तो एक इधर से ऐसे स्ट्रक्चर और एक इधर से। ये वाला जो पॉइंट है ये हल्का सा ऐसे उठा रहेगा, ये हल्का सा ऐसे उठा रहेगा, ठीक है। ये जो उठा रहता है इसे हम कार्नुमा कहते हैं, मैंने बताया था कार्नुमा, मैंने बताया था इसे कार्नुमा कहते हैं। तो मैं लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा। कार्नुमा क्या है? ये गर्भाशय का जो ये हिस्सा है, ये कंधे जैसा हिस्सा निकला होता है, उसी को हम लोग कार्नुमा कहते हैं। तो लिखना कैसे, ध्यान दीजिएगा। अंडवाहिनी हेडिंग बनेगी, फैलोपियन ट्यूब हेडिंग बनेगा, उसमें लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि गर्भाशय के कार्नुमा वाले भाग से, ये कार्नुमा वाला भाग उठा हुआ, गर्भाशय के कार्नुमा वाले भाग से एक लंबी सी भुजा जैसी रचना जुड़ी होती है दोनों तरफ, एक एक करके। इन्हीं भुजाओं जैसी रचनाओं को हम अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसे हम डिंब वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। डिंब वाहिनी क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, ये तो बात आप जान गए कि दोनों तरफ कार्नुमा वाले भाग से एक एक भुजा जैसी रचना निकली होती है, और इसी भुजा जैसी रचना को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी या फिर डिंबवाहिनी। अच्छा, आगे देखते हैं। तो अंडवाहिनी की साइज क्या होती है? एक्चुअली ये आपको लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास ये आपको लंबा मिलेगा, याद रखिएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई है ये 10 से 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्स हो सकती है। इसके अलावा लगभग 1 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, यानी कि रेडियस होता है। मतलब ये हुआ कि जो ट्यूब आप देख रहे, पाइप जो देख रहे हैं, ये ट्यूब कितनी मोटी होती है, इसका व्यास कितना होता है? 1 सेंटीमीटर के आसपास, अर्थात ये बहुत पतली होती है। ध्यान दीजिएगा, इस ट्यूब का महत्व क्या है? बहुत महत्व है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, टॉपिक प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए, निषेचन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मतलब ये हुआ कि अगर इस भाग को हम काट दें तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसीलिए मैंने बताया कि इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, तब आपका काम बन सकता है। आगे देखते हैं। तो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और व्यास इसका होता है लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास। अच्छा, ये पाइप जैसी रचना भले ही होगी लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके तमाम भाग भी होते हैं। आइए कौन कौन से भाग हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसके कौन कौन से भाग होते हैं देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, या यूं लिख सकते हैं कि अंडवाहिनी को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। ये अंडवाहिनी के निम्नलिखित भाग होते हैं। चलिए, पहला क्या होगा? स्थमक। स्थमक, कहीं कहीं पर स्थमक, कहीं कहीं पर स्थमस लिखा होता है, डोंट फॉरगेट, याद रखिएगा। आइए, तो पहला पॉइंट स्थमक हो गया, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे तो लास्ट में आपको ये हल्का सा फूला हुआ भाग मिलेगा, जिसे हम एम्पुला कहेंगे। तो दूसरा हमारा बनेगा एम्पुला। देखिए, इंटरमीडिएट के सिलेबस में आप इंग्लिश टू इंग्लिश हेडिंग बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका ये जहां पर फूला वाला पॉइंट पचिक जाता है, स्वेलिंग पॉइंट जहां पर जो है हल्का सा नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है,
उस पॉइंट को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा हेडिंग बनेगा, इन फंडिबुलम। तो ये हमारा हो गया आपका तीसरा पॉइंट। और लास्ट में आप चौथा पॉइंट बनाएंगे इस भाग को, जिसे मैंने लिखा है फिम्बरी। तो फिम्बरी को आप फिम्बरी ही लिखेंगे, फिम्बरी। तो चलिए, मैंने बताया कि जो अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को हम लोग मिलकर 4 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को, इन चारों पॉइंट्स को हेडिंग के रूप में बना करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए, पहला पॉइंट बना लेते हैं, स्थमक। अभी स्थमक क्या है, ये पहला पॉइंट आपका है, स्थमक। तो स्थमक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लंबाई को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है, डिंबवाहिनी कहा जाता है। अंडवाहिनी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, ये शुरुआती भाग जो होता है, ये हल्का सा नैरो होता है, ये पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इस पतले से स्टार्टिंग पॉइंट को, ठीक है, पतला, ठीक है, भाग होगा, याद रखिएगा। तो फैलोपियन ट्यूब के इस नली के सबसे पहले वाले अग्रिम भाग को, जो कि डायरेक्टली गर्भाशय से जुड़ा होता है, इस स्ट्रक्चर से जुड़ा होगा, इसके कारणों वाले भाग से जुड़ा होता है, उसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग स्थमक के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पतला होने के कारण से कभी कभी यहाँ पर ब्लॉकेज भी आ जाता है, यहाँ पर प्लॉक बनने लगता है। इस वाले एरिया में कभी कभी प्लॉक बनने लगता है, ब्लॉकेज आने लगता है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लॉकेज आने लगता है। यानी यहाँ पर कुछ सब्सटेंस जैसे म्यूकस इत्यादि यहाँ पर जमा होने लगते हैं, इस वजह से ये रास्ता बंद होने लगता है। और ऐसे कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स HCG टेस्ट कराते हैं, और इस टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इस रास्ते से गैस छोड़ी जाती है, मिक्सिंग गैस छोड़ी जाती है, और उस गैस के फ्लो की वजह से ये जो ब्लॉक होता है, ये जो रास्ता होता है, ब्लॉकेज, वो खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद ये समस्या दूर हो जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर ब्लॉकेज उत्पन्न होने के कारण से प्रॉब्लम्स क्या होंगी, इधर रास्ते से जब भी स्पर्म आगे बढ़ते हैं तो ये ब्लॉकेज होने की वजह से स्पर्म आगे नहीं जा पाते हैं, और अगर स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे तो ये जो एरिया है, इस रास्ते में स्पर्म नहीं पहुंचेंगे, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन, निषेचन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो देन प्रेगनेंसी एंड बेबी को फॉर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए याद रखिएगा, इस रास्ते में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो नैरो होने की वजह से यहाँ पर ब्लॉक बनने लगता है, यहाँ पर ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है म्यूकस द्वारा, और समस्या क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ तो लिख सकते हैं, अलग बात है। आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपका हो गया स्थमक। मैंने बताया स्थमक क्या होता है, अंडवाहिनी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो कि पतला होता है, जो कि डायरेक्टली गर्भाशय के कार्बन वाले भाग से अटैच्ड होता है, उसी पतले भाग को हम लोग स्थमक कहते हैं। नैरो होने की वजह से यहाँ पर ब्लॉक बनने लगता है, यानी कि म्यूकस चिपचिपे से पदार्थ के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से ये रास्ता बंद होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केसेस में, तब डॉक्टर्स की सलाह से HCG टेस्ट कराया जाता है, HCG टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के थ्रू इस समस्या को दूर किया जाता है। आगे देखते हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे निषेचन के बाद जब भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक, पढ़िएगा जरूर ध्यान से। तो यहाँ पर भ्रूण इसी रास्ते से बनना शुरू होता है। स्थमक वो एरिया होता है जहां पर भ्रूण का बनना स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, भ्रूण जो होता है इसी रास्ते से या इसी स्थमक वाले भाग से बनना शुरू होता है। अच्छा, अगला हेडिंग बनाएंगे आप लोग, एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये स्थमक है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा पाइप फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला हिस्सा हल्का सा फूला होता है, स्वेल कर जाता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर फिगर में। तो फैलोपियन ट्यूब का, इस ट्यूब का अंतिम हिस्सा फूला होता है, इसी फूले भाग को हम लोग एम्पुला कहते हैं।
क्या कहते हैं, एम्पुला यानी तुम्बिका, ठीक है, हिंदी में लोग उसको तुम्बिका लिखते हैं। और ये वह एरिया होता है जहां पर एग्स जो होते हैं, अंडाणु जो होते हैं, वो आकर के स्टोर होते हैं, जमा होने लगते हैं। याद रखिएगा, वैसे आप अंडाणु नहीं कहेंगे, उसका नाम जो है, वास्तविक नाम जो है द्वितीयक अंड कोशिका है। क्या है, द्वितीयक अंड कोशिका। हम लोग उसे सेकेंडरी oocyte लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है इस एरिया में द्वितीयक अंड कोशिका जमा होती हैं, ठीक है। जमा होने के साथ साथ द्वितीयक अंड कोशिका मैंने बताया, ये जो स्ट्रक्चर है जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी oocyte, ये सेल है जिसे हम लोग अभी अंडाणु कह रहे थे। एक्चुअली वो अंडाणु होता नहीं है, उसे हम द्वितीयक अंड कोशिका या फिर सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं। तो एम्पुला वाले भाग में आकर के यही द्वितीयक अंड कोशिकाएं स्टोर रहती हैं, वहीं पर आकर के ठहरती हैं, तब जाकर के इस रास्ते से स्पर्म जाते हैं और फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि लगभग 75% चांसेस होते हैं, रेयर ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो कभी कभी निषेचन भी यहाँ पर हो जाता है। क्या होता है, निषेचन जो है इसी जगह पर कभी कभी होता है। मैंने बताया था कि निषेचन का ज्यादातर जो पॉइंट है, ज्यादातर चांसेस हैं जहां पर ये स्टार्ट हुआ है फूलना, ठीक है। ये ट्यूब जो है जिस भाग में स्टार्ट हो रही फूलना, उसी पहले इसी क्षेत्र में, स्वेलिंग के पहले वाला जो एरिया होता है इसी भाग में, जिसमें लिखा है स्टमक एम्पुलरी जंक्शन, इसी वाले भाग में ज्यादातर जो है 90% के आसपास चांसेस होते हैं निषेचन होने के। लेकिन मैंने बताया कि कभी कभी जो है एम्पुला वाले भाग में भी निषेचन हो जाता है। तो यहाँ पर खास तौर पे द्वितीयक अंड कोशिका यानी सेकेंडरी oocyte स्टोर होती हैं, और स्टोर होने के साथ साथ यहाँ पर 60% के आसपास चांसेस होते हैं कि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया भी हो सकती है। चलिए, इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ पर निषेचन में लगभग 12 से 24 घंटे का समय भी लगता है। फिलहाल ये टॉपिक आपने जो है पीछे पढ़ा होगा, हम लोगों ने निषेचन का टॉपिक क्लियर कर लिया है, निषेचन कैसे होता है। हम लोग यहाँ पर निषेचन पढ़े थे डायग्राम के माध्यम से, तो उसमें मैंने बताया था कि निषेचन प्रक्रिया में 12 से 24 घंटे का समय लगता है। चलिए, तो तीसरा हेडिंग बनेगा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये हमारा तीसरा हेडिंग है, किसका, अंडवाहिनी का, फैलोपियन ट्यूब का, डिंबवाहिनी का, ये तीसरा हेडिंग है। आइए देखते हैं। डिंबवाहिनी का जो लास्ट हिस्सा मैंने बताया अभी, एम्पुला, एम्पुला अंत में चल करके फिर से स्वेलिंग पॉइंट है जिसमें मैंने एम्पुला बताया था, ये फैलोपियन ट्यूब का एक फूला हुआ मॉडल जिसे एम्पुला कहते हैं, ये आगे चल करके फिर पतला हो जाता है, ठीक है। जहां पर ये एम्पुला पतला होता है उसी पतले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। याद रखिएगा। तो इसी इनफंडिबुलम के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। इनफंडिबुलम एक्चुअली इसका खास तौर पे कोई रोल नहीं है, हाँ कह सकते हैं कि अंडाणु के द्वारा, ओवरी के द्वारा जब एग्स रिलीज किए जाते हैं, ये चीज जब रिलीज होती है तो इसे सबसे पहले फिमरी एक्सेप्ट करती है, पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद ये अंदर जो है, ये अगर इसको हम ट्यूब मान लें, फैलोपियन ट्यूब मान लें इस चीज को, तो ये फिमरी है, ये जो लास्ट हिस्सा मैंने बनाया है फिमरी, ये उंगली जैसा होता है, ये अंडाणु द्वारा निकले हुए एग्स को ये पकड़ लेती हैं फिमरियां, और अंदर होल होता है, उसी होल में ये पुश कर देती हैं, ढकेल देती हैं, और ढकेलने के बाद यहाँ पहुंचता है। तो ये जो फिमरी के बाद का एरिया होता है, इस वाले एरिया को हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं, जो कि फिमरी के बाद और एम्पुला, यूं कह सकते हैं एम्पुला और फिमरी के बीच का एक पतला सा एरिया है। बस यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte सबसे पहले पहुंचती हैं। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी oocyte जो होती हैं अर्थात द्वितीयक अंड कोशिकाएं, ये यहाँ पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेशल पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा कोई खास रोल नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग बनेगा फिमरी।
फिम्बरी को आप रोमावी भी लिख सकते हैं, रोमाविका भी लिख सकते हैं, तो चाहे जो लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा लास्ट हेडिंग फिम्बरी। फिम्बरी क्या है? फैलोपियन ट्यूब यहां से लेकर के यहां तक है। फैलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग, लास्ट वाला एकदम एरिया, ये वाला एरिया जो कि अंगुलियों जैसी एक रचना के रूप में होता है, और उसी भाग को हम लोग फिम्बरी के नाम से जानते हैं, रोमाविका के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने बताया कि अंडाशय, ये जो ओवरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, याद रखिएगा इसमें क्या लिखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, ठीक है, 14वें दिन एक एग रिलीज करता है, एक एग। इसे शॉर्टकट में अगर आप सेकेंडरी oocyte लिखेंगे, अर्थात द्वितीयक अंडकोश का, तो ज्यादा ठीक रहेगा। याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये जो ओवरी है, ये एक एग रिलीज करती है, निर्मित करती है, बनाती है, और बनाने के बाद आगे भेज देती है। तो आगे भेजने के बाद यही फिम्बरी वो भाग है जो सबसे पहले उस निकले हुए एग को कैप्चर करता है। क्या करता है? पकड़ता है। तो यही जो है एग को पकड़ता है, याद रखिएगा, पकड़ता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम डीएक्टिवेट कर दें, खत्म कर दें, तो जो भी एग्स निकल रहे हैं उन्हें कोई और चीज पकड़ नहीं सकती है। इसके अलावा और किसी में ये प्रोसेस नहीं है कि वो एग्स को कैप्चर कर सके। तो इसका खास तौर पर फिम्बरी का यही काम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये ओवरी जो एक एग रिलीज कर रही है, उस एग को यही फिम्बरी ऐसे पकड़ लेती है, पकड़ करके अंदर होल होता है, उसी के अंदर ये ढकेल देती है फिम्बरी। फिर उसके बाद ये एग जो है इधर से रास्ते से होकर के आगे जाता है। आगे इस रास्ते में एग्स से इसको मिलते हैं, निषेचन होता है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, फिर आगे भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद शिशु बनेगा। लेकिन ये सारी चीजें इसी रास्ते में नहीं हो जाती, आगे भी होती हैं। ये एरिया सिर्फ निषेचन का होता है और सेल डिवीजन का होता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग काम पढ़ते हैं, क्या काम है इस ट्यूब का, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका काम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो 4 पॉइंट के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है। आइए आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो आगे हमें देखना है कि इस ट्यूब का फंक्शन क्या है, कार्य। पहला काम मैंने बताया कि इस ट्यूब में द्वितीयक अंड कोशिका को यानी सेकेंडरी oocyte को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ठीक है। जो भी एग्स रिलीज हो रहे हैं ओवरी से, ये पाइप उसको ग्रहण कर लेती है और संचित कर लेती है। इसके अलावा यहाँ पर निषेचन भी होता है। तो याद रखिएगा निषेचन का ये क्या है, स्थल है, यानी कि केंद्र है, कह सकते हैं। क्या है? केंद्र कह सकते हैं। कहाँ होता है मैंने बता दिया कि ज्यादातर चांस यहाँ पर है, अथवा कुछ चांसेस होते हैं एम्पुला में, नहीं तो जनरली स्टमक एम्पुलरी जंक्शन में ये प्रोसेस होता है निषेचन का। लास्ट क्या होगा, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन नहीं कहेंगे बल्कि विदलन कहेंगे। क्या कहेंगे? विदलन। विदलन भी एक टाइप से कोश का विभाजन ही आप समझ लीजिए, लेकिन कोश का विभाजन नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। सेल डिवीजन नहीं कहा जाएगा इसे सिर्फ और सिर्फ आप विदलन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विदलन होता है, अर्थात क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या है? एक टाइप से सेल डिवीजन की तरह ही प्रोसेस है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद उस सेल में विभाजन हो रहा है, उसी को हम लोग विदलन कहते हैं। तो विदलन होगा, आगे चल करके फिर भ्रूण बनेगा। लेकिन भ्रूण बनने का जो प्रोसेस है ये इस ट्यूब में नहीं होगा, इसलिए ये 3 मुख्य काम इस चीज के हैं। आगे हम लोग इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, इस गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, तो इसलिए इसको हम एक अगले वीडियो के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। तो फिर नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।